Hello guys, welcome to OTS. I'm Ayush Padolia. This is a video in the series of NCERT. Okay, so in this lecture I shall be explaining you the seventh chapter of class 6th NCERT history. इतिहास का कक्षा 6 का 7वां अध्याय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. So let's get started guys. तो जो चैप्टर है इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है अशोक, द एम्परर हु गेव अप द वॉर. अशोक वो राजा जिसने लड़ाई त्याग दी. ठीक है. सो इसमें जो शुरुआत है वो इस तरीके से की गई है कि व्हाट इज एन एम्पायर, व्हाट इज अ वेरी बिग किंगडम और व्हाट इज एन एम्पायर. ओके. सो एम्पायर इज बेसिकली अ रूल ऑफ अ पर्सन विच इज इन अ वेरी लार्ज एरिया. एक ऐसे व्यक्ति का शासन जो बहुत ही बड़े विस्तार में फैला हो, जो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हो, उसको एक एम्पायर कहा जाता है. ओके. सो पहली एम्पायर किसने बनाई थी? अशोक ने. अच्छा, डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी इज बेसिकली अ रूलिंग सिस्टम जिसमें कि एक बंदे के बाद उसका पुत्र ही उसका सक्सेसर बनता है, उसके बाद उसका पुत्र ही शासन करता है, यानी कि उसके परिवार वाले ही उसके बाद शासन करते हैं. वो बेसिकली ये डायनेस्टी कहलाती है. फॉर एग्जांपल मौर्यन डायनेस्टी, उसके बाद द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी, और जो आगे चलती गई है मिडावल एरिया में. तो ये होती है एम्पायर और डायनेस्टी. अब इसमें शुरुआत की गई है द लाइन दैट वी सी इन अवर नोट्स. जो हम लाइन्स अपने नोट्स वगैरह में देखते हैं वो कहां से आए? वो बेसिकली सारनाथ पिलर से लिए गए हैं. सारनाथ पिलर अशोक ने बनवाया था. उस स्तंभ के ऊपर उन शेरों को बनवाया था. वही हमारा नेशनल एम्बलम है. उन्हीं को अपने नोट्स पर देखते हैं. ठीक है. द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वाज फाउंडेड बाय दी. जो एम्पायर है मौर्यन, वो कैसे फाउंडेशन में आई? चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक राजा थे. उन्होंने इस एम्पायर को फाइंड आउट किया था, इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था. और किसकी मदद से किया था? द ग्रेट विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिस भी नाम से आप उनको जानते हो, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिस भी नाम से जानते हो, उनकी मदद से. वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे. जिस तरीके से अलेक्जेंडर का पॉलिटिकल गुरु अरिस्टोटल था, इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल गुरु चाणक्य थे. चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं. ये इन्होंने तक्षशिला में भी पढ़ाया है. ठीक है. तक्षशिला में भी पढ़ाया है चाणक्य ने, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी. ठीक है. देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर. These include कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कांधार, उज्जैन. अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी? पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी, ये इन्होंने बनाई जाके मौर्यन एम्पायर ने. इससे पहले कैपिटल राजगिरा हुआ करती थी. ओके. महाजनपद जब बने तब कैपिटल राजगिरा थी इनिशियली. बाद में फिर वो कैपिटल चेंज होके पाटलिपुत्र बनी, जिसको आज पटना कहते हैं. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ उज्जैन? उज्जैन इज बेसिकली अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो उज्जैन है. ठीक है. ये उसकी इंपॉर्टेंस है. तक्षशिला की क्या इंपॉर्टेंस है? तक्षशिला बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और अफगानिस्तान के रीजन को या सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है. ठीक है. तो तक्षशिला का ये इंपॉर्टेंस है. आपको एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है. ये नहीं कि जो लिखा है रख लिया. कनेक्टिंग पॉइंट जो डॉट्स है वो पता होना चाहिए आपको, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाए और आपकी समझ जो है वो ऑगमेंट हो, बढ़े, इंक्रीज हो. अच्छा, जो इंस्क्रिप्शंस अशोक के मिले हैं, इसमें मैप पहले दे दिया तो मैं आपको पहले बता देता हूं. जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोक के, उनको आपको जगहों को याद करना है. मैप दे रखा है, पेज नंबर 68 पर मैप दे रखा है. ये जगह आपको इंस्क्रिप्शंस वाली याद करनी ही है. कोई अदर ऑप्शन नहीं है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है. ठीक है. और कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो बॉर्डर्स पे है, जो आपके नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से शुरू होके फिर वेस्टर्न बॉर्डर, फिर साउथ का बॉर्डर, उसके बाद ईस्ट बॉर्डर, फिर ऐसे जो गए हुए नॉर्थ बॉर्डर, इनको आपको 100% याद करना और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. अब जैसे सबसे ऊपर मानशेरा है, फिर इधर आपका जो नॉर्थ वेस्ट पे है वो कांधार है. ओके. और नीचे आप आओगे तो सोपारा है, सेंट्रल में टोपारा करके इधर सोपारा है. फिर यहाँ पे साउथ में, डाउन साउथ में आओगे तो मास्की है, हीराकुंडी है, ब्रह्मगिरी है. फिर जब उड़ीसा वगैरह की साइड चलोगे तो धौली करके एक है. तो यहाँ पर सब मिले हैं. इनके इंस्क्रिप्शन आपको याद करने हैं. ठीक है. एक आपका बिहार में भी है, जहां जो बुल मिला हुआ, राष्ट्रपति भवन में बुल रखा जाता है बिहार में.
बताता हूं मैं आपको क्या नाम है उसका, रामपुरवा। रामपुरवा है, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। आगे इसमें आते हैं, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एम्पायर्स और किंगडम्स में क्या फर्क है, ठीक है। सी, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेस देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर वेरी लार्ज एंड किंगडम्स नीड प्रोटेक्टेड बाय द एनिमीज, ठीक है। एम्पायर जैसा बताया ना काफी लार्ज होती है तो रिसोर्स भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। किंगडम जो है वो एम्पायर से एक छोटी यूनिट है, एक तरीके से अगर कंपैरिजन किया जाए, किंगडम इज अ स्मॉल एरिया, एम्पायर काफी बड़ा एरिया हो जाता है, इसलिए एम्पायर में ऑफिशियल्स भी ज्यादा चाहिए। अब ऑफिशियल्स क्यों ज्यादा चाहिए, एरिया बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ेगी तो ऑफिशियल चाहिए होंगे आपको, ब्यूरोक्रेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और यहीं से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर में जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बढ़ गई थी। टैक्स कलेक्टर जिनको हम समार्थ भी कहते थे, वो उनका इंक्रीमेंट हो गया था, ठीक है। और जो बड़े बड़े विस्तार थे उनको राजा खुद रूल नहीं कर सकता था। राजा कहाँ रूल करता था, पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों में, बाकी के वो गवर्नर्स भेजता था, ठीक है। गवर्नर्स में कौन होते थे, प्रिंसेस होते थे, उसके रिलेटिव्स होते थे, तो वो सब जाके वहां ऐसा गवर्नर राजा के नाम पर रूल शासन किया करते थे। और राजा ये कहता था कि मुझे टैक्स इतना चाहिए, ये चाहिए, तो वहां से वो टैक्स भिजवाया करते थे। या कोई दिक्कत होती थी, वहां पर रिवेलियन हुआ तो राजा यहाँ से आर्मी भेजता था उनके कहने पर, ठीक है। अच्छा, यही हल, इसी चीज को आप फ्यूडल सिस्टम से जोड़ सकते हैं, जो कि मैं आपको गुप्ता पीरियड आएगा तब पढ़ाऊंगा फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि रिलेटिव्स नहीं होते थे, वो अलग लोग होते थे जो वहां शासन करते थे एक तरीके से। वो स्ट्रांग हो जाते थे तो अपनी प्रिंसिपैलिटी को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। बस ये फ्यूडल सिस्टम में डिफरेंस है और गवर्नमेंट सिस्टम में ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, टैक्स किस किस प्रकार के होते थे, मैंने बताया आपको। टैक्स कलेक्टर का मतलब होता था समार्थ, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनको समार्थ भी कहते थे। टैक्स कहाँ से लिया जाता था, जो भी जो काम कर रहा है वो उस काम में टैक्स देता था। फार्मर्स कुछ अपना हिस्सा देते थे, ठीक है। हार्डनर्स जो अपनी जो हार्डिंग उन्होंने इकट्ठी करी है उसमें कुछ हिस्सा देते थे। जो लोग जंगलों में रहते थे वो लकड़ी देते थे, हनी देते थे, टिम्बर देते थे। इस प्रकार से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। इन अर्थशास्त्र which tells us that northwest was important for blankets। अच्छा, अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें इंपॉर्टेंस भी दे रखी है जगह की। नॉर्थ वेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लैंकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ डाउन साउथ क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस स्टोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे एक बात और साफ होती है, राजा जब किसी जगह पर कब्जा करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और एंगल से सोच रहा है कि यहाँ के लोग मुझे नहीं पसंद या यहाँ का धर्म मुझे नहीं पसंद। एक समझ रहे हैं आप हिस्ट्री जो आजकल चल रही है, ऐसा नहीं होता है। लैंड्स पर कब्जा, एरिया पर कब्जा हमेशा उसके रिसोर्सेज के लिए किया जाता है। मिडाइवल इंडिया में राजस्थान पर राजा कब्जा इसलिए करना चाहता था क्योंकि गुजरात का रास्ता राजस्थान से जाता था और गुजरात में क्या था, पोर्ट्स आपके हाथ में होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके हाथ में होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके हाथ में होगा तो कितना टैक्स आपको मिलेगा, कितनी ट्रेजरी उससे बिल्ड होगी, ठीक है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एरिया पर कब्जा करने का मतलब होता है उस रिसोर्स पर कब्जा करना, ठीक है। ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया ब्लैंकेट्स के लिए फेमस है, साउथ का एरिया जो है वो आपका प्रेशियस स्टोन्स गोल्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है। जो गैंगेटिक प्लेन है वो फर्टाइल एरिया है, वहां क्रॉपिंग सिस्टम अच्छा होगा, वहां एग्रीकल्चर अच्छा होगा, टैक्स वहां से ज्यादा मिलेगा। दो आप रीजन है जो, ठीक है। ना व्हाट इज ट्रिब्यूट, टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या फर्क होता है। टैक्स बेसिकली जो चीज है वो आपको मैंडेटरी देनी है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे दी टैक्स। ट्रिब्यूट आपके मन पर होता है, ट्रिब्यूट आप दें या ना दें उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये फर्क होता है टैक्स में और ट्रिब्यूट में। टैक्स इज मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी, ट्रिब्यूट इज नॉट मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु गिव्स इट। उसके विश पर है, वो चाहे तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं। जो फॉरेस्ट एरिया मैंने आपको बताया वो टिम्बर देते थे, हनी देते थे, मैंने आपको बता दिया। वैक्स भी दिया करते थे और एलिफेंट्स भी दिया करते थे। वो एलिफेंट्स को ट्रेन करके आर्मी में भर्ती किया जाता था। ये एक मैंने पहले पढ़ाया है आपको, ये भी एक रीजन है कि महाजनपद में से जो एक एम्पायर बना वो मगध में ही क्यों बना, पाटलिपुत्र में ही क्यों बना। वहां जंगल ज्यादा थे तो वहां हाथी ज्यादा थे, आर्मी में हाथी भर्ती किए गए, आर्मी बड़ी बनाई गई। ये भी एक रीजन था, ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज ने लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। कैपिटल सिटी के बारे में लिखा है उसने, एम्परर के बारे में लिखा है, एम्पायर के बारे में लिखा है। अच्छा, मेगास्थनीज था कौन,
सेल्यूकस निकेटर का जो जनरल था, जिसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में। वो क्या लिखता है, यहाँ पर ज्यादातर मकान लकड़ी के मटके बने हुए हैं, किंग का खुद का जो पैलेस है वो लकड़ी का बना हुआ है, उसमें कार्विंग्स हैं। राजा जब भी बाहर निकलता है जब अपनी जनता में, तो बहुत ही एक ह्यूज रॉयल प्रोसेशन होता है, ठीक है, नगाड़े वगाड़े बजाए जाते हैं। उस राजा के साथ जो बॉडीगार्ड्स हैं वो फीमेल हैं, ओके। ये बहुतों को बात चौंकाने वाली लगेगी, बट राजा के साथ जो बॉडीगार्ड्स थी वो फीमेल थी। विमेन एम्पावरमेंट में आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिख सकते हैं कि राजा के साथ जो बॉडीगार्ड्स थी वो फीमेल थी। राजा को पालकी में लाया जाता था जो सोने की बनी होती थी, हाथी साथ में चलते थे, वो उस पर सोना और चांदी चढ़ा होता था, ठीक है। कई लोग राजा के आसपास गमले लेकर चलते थे, उन गमलों पर चिड़ियां चहचहा रही होती थी, ठीक है। तो ये सब मेगास्थनीज ने लिखा है कैपिटल सिटी के बारे में, राजा के बारे में। मेगास्थनीज ने एक चीज और लिखी है कि यहाँ पर जाति सिस्टम वर्ण सिस्टम नहीं था, बट ये कितना सही है कितना गलत ये कंटेंशियस है, क्योंकि अर्थशास्त्र में वर्ण सिस्टम का वो किया गया है। इसका मतलब वर्ण सिस्टम जाति सिस्टम नहीं, वर्ण सिस्टम उस समय होगा। बट मेगास्थनीज ने देखा है केवल पाटलिपुत्र, वहां शायद इतना रिजिड ना हो, तो उसने लिखा है कि नहीं था। लेकिन क्योंकि अर्थशास्त्र में दे रखा है तो हम ये मानते हैं कि उस एम्पायर में कम से कम वो चीज फैली होगी, ठीक है। और फिर अशोक ने भी जब धम्म का प्रचार किया अपने, तो उसने अशोक ने भी लिखा है कि स्लेव्स वर ट्रीटेड इम्प्रॉपरली, दे वर इल ट्रीटेड। इसका मतलब स्लेवरी सिस्टम था, इसका मतलब ये सब चीजें थी, ओके। अच्छा, जो कैपिटल सिटी थी उसके 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे, ये भी मेगास्थनीज ने लिखा है। ये टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अशोक एन यूनिक रूलर, सी अशोक ने उस एम्पायर को बहुत बड़ा किया। अशोक ने कंट्रोल किया डाउन साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक, ये पूरा अशोक ने कंट्रोल किया। बट अशोक को महान क्या चीज बनाती है, अशोक ने ये चीज समझ ली कि इतने बड़े एम्पायर पर शासन करने के लिए आपको उनके हिसाब से बदलना होगा, आपको उनके हिसाब से मोल्ड होना होगा, ओके। या फिर आप उनको यूनिफॉर्मिटी में लेके आए। उसने जो कल्चर की वैरायटी थी, ठीक है, जो लैंग्वेजेस की वैरायटी थी, उसको पहचाना और उसके तरह से प्रशासन चलाया। उसने एक कोड दिया, एक यूनिफॉर्म कोड दिया, जिसको उसने धम्म बोला, और उसी का प्रचार उसने पूरे अपने एम्पायर में किया कि सब लोग ऐसे ही रहेंगे, एक ही तरीके से रहेंगे, ठीक है। इसको आप एक चीज अशोक ने क्या अच्छी करी, अच्छी क्या, सेंसिटिव, जो राजा के तौर पे सेंसिटिव हम मान सकते हैं उसने करी हो, जो उसने इंस्क्रिप्शन डाउन साउथ में लगाई, ओके, वो तो उसने प्राकृत उसमें लगाए, लिपि में, स्क्रिप्ट में, प्राकृतिक लैंग्वेज में और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। बट जो नॉर्थ वेस्ट में लगाए वो ग्रीक और अरामिक में लगाए। इसका मतलब वो समझता था कि यहाँ के लोग ये पढ़ पाते हैं, यहाँ के लोग ये पढ़ पाते हैं, ठीक है। हालांकि तमिल लैंग्वेज भी उस समय तक थी, आ गई थी, बट अशोक ने डाउन साउथ में जो इंस्क्रिप्शंस लगाए वो लगाए प्राकृत लैंग्वेज में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। और जो नॉर्थ वेस्ट में लगाए वो लगाए ग्रीक और अरेमिक में, ठीक है। तो उसने जो वेरिएशंस थी लैंग्वेज को, उसको पहचाना, उसको इज्जत दी, ठीक है। यही एक अच्छे राजा की पहचान होती है, वैरायटी को पहचानना, उसके हिसाब से शासन करना, ठीक। अच्छा, अशोक वॉर ऑन कलिंग, ये सब आपने सुनी होगी। कलिंग पे उसने हमला किया, उसके बाद जब उस वहां पर पूरा जो इतनी तबाही मची, कैटेस्ट्रॉफी जो मची, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने बुक में ये कहीं नहीं लिखा वो बुद्ध बन गया। बुद्ध जो अब रिसर्च हुई है उससे पता पड़ा, बुद्ध जो धर्म है अशोक ने कलिंग लड़ाई से पहले अपना लिया था, उससे पहले ही अपना लिया था। इस लड़ाई के बाद उसने धम्म जो है, धम्म का प्रचार किया, धम्म को अपनाया। धम्म बेसिकली एक प्राकृत शब्द है जो हिंदी में मतलब होता है धर्म। इसीलिए उसने धम्म महामंता यानी धम्म मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए, उनको जगह जगह भेजा, उनको इजिप्ट में, सीरिया में, श्रीलंका में, यहाँ पर भी उसने धम्म का प्रचार किया। और जहां उसकी एम्पायर थी वहां तो उसने प्रचार किया ही। धम्म में क्या लिखा था, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे बच्चों की तरह हैं, ठीक है, सब इक्वल हैं, कोई किसी में ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ओके। बेसिकली धम्म जो है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना का बेस है, ठीक। नाउ अशोक ने हृदय परिवर्तन के बाद जो रेस्ट हाउसेस थे वो बनवाए। अशोक ने वेटरनरी जो हॉस्पिटल थे जानवरों के इलाज के लिए वो भी बनवाए, अपनी समय से काफी आगे की सोच थी। वेटरनरी के लिए हॉस्पिटल बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, और कैनाल्स वगैरह तो जो इरिगेशन सिस्टम के लिए वो तो हटाया ने किया, क्योंकि उससे उनके टैक्स मिलता था उनको,
तो ये सब तो अशोक ने किया ही। रोड्स, वेल्स, रेस्ट हाउसेस, ये सब अशोक ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ठीक है, अच्छा इसमें इमेज दी हुई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 72 पर एक बुल की। ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी गाइस, ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उस बुल की इमेज है जो रामपुरवा विलेज बिहार में मिली है, और ये सब प्रेसिडेंट हाउस में है, और ये अशोक के टाइम का आर्किटेक्चर है। ये दिखाता है कितना परफेक्शन से लोग उस समय आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व थे। रिमेंबर इट, रामपुरवा विलेज बिहार, इमेज ऑफ अ बुल, जो कि राष्ट्रपति के घर में भी रखी हुई है। ओके, ना यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, एल्सवेयर में यहाँ पर दे रखा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के लिए। एनसीईआरटी में दे रखा है बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कब किसके खिलाफ बनना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी बनना, और कितना टाइम लगा इसको बनने में, किस डायनेस्टी के टाइम पे ये कंप्लीट हुई, ये सब आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है तो जानिएगा, अच्छी बात है, जानना चाहिए। ठीक है, प्लीज सर्च कीजिएगा, जानिएगा। ना इसमें जो एक्सरसाइज है वो इस तरीके से है कुछ, ऑफिशियल्स को कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। क्या कलेक्ट करते थे? टैक्सेस। ओके, रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू प्रोविंसेस एज गवर्नर्स, बताया ना मैंने आपको, गवर्नर के तौर पर जाते थे। द मॉडर्न रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट थे। मैंने बताया आपको क्या क्या, उज्जैन नॉर्थ साउथ के बीच का, और तक्षशिला, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट का कनेक्टिंग पॉइंट था। नाउ पीपल इन द फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड मॉडर्न ऑफिशियल्स विद, मैंने बताया ना आपको, हनी, टिम्बर, वुड, एलिफेंट एक्सेट्रा। ठीक, नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ एंड वेस्ट, ये फॉल्स है, नॉर्थ साउथ का गेटवे था। चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटन डाउन इन दी अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त के आइडियाज हैं? नहीं, कौटिल्य के आइडियाज हैं। कलिंग वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल? नो, कलिंग वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उड़ीसा, नॉट बंगाल। बंगाल का एंशिएंट नाम क्या था? गौड़ प्रदेश। ठीक है, ये आगे जब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होगा प्री मिडाइवल एरा में, तब 750 से लेके 1000 के बीच में, तब आएगा गौड़ प्रदेश। बंगाल का नाम था गौड़ प्रदेश। ठीक है, उससे पहले वहां का नाम था अंग, उस एरिया का पहले अंग था, फिर गौड़ प्रदेश हुआ ना। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, जहां तक ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, बताया मैंने आपको, जो अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, वो थोड़े से ग्रीक और अरामिक में है। ओके, सो ये भी ट्रू है ना। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म? धम्म से क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था वो? धम्म से बेसिकली वो चाहता था कि उसका जो क्लाउड है वो एरियाज में बढ़े, बट फोर्स के तौर पे नहीं, एक पीस के तौर पर, धम्म के रूप में। दूसरा, जो इनइक्वालिटी थी उसके समाज में, उसको वो खत्म करना चाहता था, इक्वालिटी इन सोसाइटी की स्थापना करना चाहता था। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो धम्म के से वो हटाना चाहता था। व्हाट वर द मींस अडॉप्टेड बाय अशोक टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म? धम्म के मैसेज को फैलाने के लिए उसने क्या किया? धम्म महामंत्रास बनाए, उनको जगह जगह भेजा, धम्म के मैसेज को स्प्रेड किया। ओके, now why do you think slaves and servants were ill treated? Do you think that the orders of emperor would have improved if condition? Give reasons to your answer. ये बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चन है। आपको क्यों लगता है कि स्लेव्स इल ट्रीट क्यों थे? इसका बेस आप जोड़ सकते हो ऋग्वेदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी से, इससे इसका आंसर आ जाएगा। कंडीशन अलग होती, बिल्कुल, अगर टेक्सचुअल चीजें अलग होती, टेक्स्ट में कुछ अलग लिखा होता, या उस समय के ब्राह्मणों ने कुछ अलग रूल्स बनाए होते, तो वो इल ट्रीट नहीं किए जाते। या फिर कोई ऐसा राजा पहले ही आ जाता जो एक इक्वालिटी सोसाइटी की स्थापना कर देता, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इसके रीजंस हो जाएंगे, और ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आई विल मीट इन अनदर वन। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।